Assalamu alaikum. I am Irshad Ali, your physics teacher. In the previous lecture, we have discussed about the cross product. हमने ये कहा था कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं, सपोज वेक्टर A एंड वेक्टर B, उसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जो वेक्टर आएगा, जो क्वांटिटी आएगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। मींस दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अच्छा, अब उसमें हमने ये भी कहा था कि ये जो वेक्टर C है ये बराबर होता है ए बी साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इन नॉर्मल। ए हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह थीटा आपके पास एंगल बिटवीन ए एंड बी, और इन हमारे पास यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है, राइट। इसका और कोई काम नहीं होता सिवाय डायरेक्शन के। मींस अब ये एन वेक्टर हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का बताता है। और हमने ये भी कहा था कि हमारे पास जो वेक्टर C है, इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर C विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, राइट। तो इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो n नॉर्मल वेक्टर है, इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, राइट। और याद रखें, एक और चीज़ भी मैंने आपको कहा थी, या ये भी हम कह सकते हैं कि A और B जिस प्लेन में होंगे, A और B, वेक्टर A और B जिस प्लेन में होंगे, तो आपके पास जो वेक्टर C होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। मींस A और B अगर XY प्लेन में है तो वेक्टर C हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू XY प्लेन, और परपेंडिकुलर टू XY प्लेन आपके पास Z एक्सिस होता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो टॉर्क है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है क्रॉस प्रोडक्ट की। टॉर्क इज द एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। टॉर्क को हम कैसे लिखते हैं? टॉर्क को हम लिखते हैं R क्रॉस F, दैट इज इक्वल टू टॉर्क, राइट, टॉर्क। तो अब देखें, हम टॉर्क को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स, राइट। यहां पे आप लिख सकते हैं डेफिनेशन इसकी कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म। अब ये मूवमेंट आर्म को मैं डिस्कस करूंगा, डिफाइन भी करेंगे, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, राइट। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स, राइट। तो मूवमेंट आर्म भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। सो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स दैट इज इक्वल टू टॉर्क, और टॉर्क आपके पास क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे कि C वेक्टर जो है इसकी ये परपेंडिकुलर है, दैट इज वेक्टर A, एंड वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो टॉर्क है, टॉर्क इन डायरेक्शन दैट विल बी परपेंडिकुलर टू मूवमेंट आर्म, राइट, एंड टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, राइट। सो टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू फोर्स, राइट। तो आपके पास टॉर्क जो है वो परपेंडिकुलर टू मूवमेंट आर्म एंड परपेंडिकुलर टू फोर्स, ये आपने याद रखना है। और हम इस इक्वेशन को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, था इज इक्वल टू R F साइन ऑफ थीटा, और ये आपके पास N जो कि डायरेक्शन शो कर रहा है, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट आर्म, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट आर्म, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स
राइट, थीटा आपके पास एंगल बिटवीन आर एंड एफ, और एन आपको डायरेक्शन शो कर रहे हैं किस चीज़ की, टॉर्क की, क्योंकि टॉर्क आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। तो ये जो आपके पास टर्म है, ये टर्म, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं टॉर्क का, राइट, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो कंप्लीटली आपके पास जो वेक्टर क्वांटिटी है वो डिस्क्राइब हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये देखते हैं, अच्छा एक और बात याद रखें जो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक है ट्रांसलेटरी मोशन और दूसरी है रोटेटरी मोशन। आपने जहन में ये रखना है कि जहाँ पे भी टॉर्क का नाम आए तो देयर इज़ रोटेशन, देयर इज़ रोटेशन। अब मोशन हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन भी है और रोटेटरी मोशन भी है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में जो रोल फोर्स प्ले कर रहा है, राइट, ट्रांसलेटरी मोशन में जो रोल फोर्स प्ले कर रहा है, दैट इज फोर्स जो रोल प्ले कर रहा है ट्रांसलेटरी मोशन में, राइट, वही रोल टॉर्क जो है वो रोटेटरी मोशन में प्ले कर रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात याद रखें, हम टॉर्क को यहाँ पे अगर आप देखें, टॉर्क हमारे पास, इसको हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। टॉर्क इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल, टॉर्क इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, एक और एग्जांपल भी आपने क्रॉस प्रोडक्ट की याद रखनी है, या एंगुलर डायनामिक्स में आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड, क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड, इससे रिलेटेड दूसरे एग्जांपल भी, टॉर्क को हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपके पास जो आर क्रॉस पी होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं ये एग्जांपल्स मुझसे रह गए थे, तो मैं थोड़े से ये 2-3 एग्जांपल्स भी डिस्कस करूं, और ये रोटेशनल डायनामिक्स से रिलेटेड भी हैं, रोटेशनल मोशन के साथ रिलेटेड भी हैं। ठीक है, तो आर क्रॉस पी, राइट, तो ये मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे हम कह सकते हैं ना, टॉर्क को हम मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। टॉर्क इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसी तरह आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को हम एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट है मूवमेंट आर्म और मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम पी। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड मूवमेंट आर्म, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो आपके पास ये दूसरी एग्जांपल हो गई। ठीक है, इसी तरह आपके पास तीसरी एग्जांपल है Q इंटू वी क्रॉस बी, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आपके पास, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनटू आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, और क्यू आपके पास चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो आपके पास ये एग्जांपल्स हो गई किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की। अब इसको हमने अब डिटेल में इस टॉपिक में डिस्कस करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि टॉर्क हमारे पास एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इस डायग्राम में अगर आप देखें, तो इस डायग्राम में मेरे पास ये एक रेंज है, स्क्रू रेंज है। ठीक है, और इसके ज़रिए मैं एक नट को क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। अब देखिए, रोटेशन आपके पास, जहाँ पे भी रोटेशन इन्वॉल्व है, तो आप जहन में ये रखें, देयर इज टॉर्क, राइट। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नट फॉर एग्जांपल, इसको आप, ये अगर आप देखें ना, तो इसको, इस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये एफ, इस पर आप फोर्स अप्लाई करके विद द हेल्प ऑफ दिस रेंज, तो इसको आप क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें, हमने ये कहा कि टॉर्क हमारे पास क्या है बेटा, टॉर्क हमारे पास है आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है मूवमेंट आर्म एंड फोर्स का। अब सबसे पहले इसको देखते हैं, मूवमेंट आर्म को देखते हैं। ठीक है, अब मूवमेंट आर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये आर आपके पास है मूवमेंट आर्म, और इसी डायग्राम से हम इस मूवमेंट आर्म को अभी डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास नट है, राइट, इसको आप क्या करते हैं, इसको आप रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेंज,
इस डायरेक्शन में। ये आपके पास कौन सी डायरेक्शन है, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ मीन, अब इस आर क्रॉस एफ का मतलब है रोटेट आर टूवर्ड्स एफ, रोटेट आर टूवर्ड्स एफ। और सबसे पहले अब हमने क्या करना है, मूवमेंट आर्म को यहाँ से क्या करना है, डिफाइन करना है। तो याद रखें हमारे पास ये जहाँ से आप नट को रोटेट कर रहे हैं, नट को जहाँ से आप रोटेट कर रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पे मैं ओ का नाम इसको देता हूँ और इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। और यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पॉइंट पी पे, तो ये आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो याद रखिए आपके पास रोटेटरी मोशन में द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी अभी मैंने बताना है, लेकिन आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट आर्म। यहां पे मैं लिख देता हूं कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the axis of rotation, ठीक है, the perpendicular distance between the axis of rotation and the point of application, the point of application of force, जहां पे जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे पॉइंट P से डिनोट कर रहे हैं और इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अच्छा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम पिवट पॉइंट भी कहते हैं, इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, इसको आप पिवट पॉइंट भी कहते हैं। और ये पॉइंट हमारे पास क्या होता है, फिक्स्ड होता है, राइट, ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अच्छा, अब मूवमेंट आर्म ये डिफाइन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, अब फोर्स, ये मूवमेंट टार्क इज इक्वल टू मूवमेंट आर्म इनटू फोर्स, राइट। अब आर क्रॉस एफ का मतलब है कि रोटेट आर टूवर्ड्स एफ, ठीक है। इससे पहले भी मैं बता चुका था, ये फॉर एग्जांपल, अब देखिए मैं एक एग्जांपल आपको, रियल एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अब ये इसको रेंज सपोज करें, ठीक है। अब ये रेंज है, ये अगर आप देखें ना, इसको हम इस रेंज के ज़रिए से हम इस नट को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये जो दरमियान में है, दैट इज़ द एक्सिस, ये आपके पास क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं और इस नट को आपने रोटेट करना है, ठीक है। अब ये रोटेशन जिस प्लेन में होगी, आपने याद रखना है कि रोटेशन जिस मीन्स आर क्रॉस एफ, तो आर, मूवमेंट आर्म और फोर्स दोनों एक प्लेन में होंगे। अब आपने यहाँ से मैंने आपको बताना है कि कैसे फोर्स और मूवमेंट आर्म दोनों एक प्लेन में होंगे, और टार्क जो होगा, टार्क जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, वो इन दोनों की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब देखें यहाँ पे ये, अब इसी तरह जैसे आपको ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इस नट को मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। देखें, ये फोर्स की डायरेक्शन, ये आप फोर्स को अप्लाई करके इस नट को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये नट देखें, ये नट किस तरफ आ रहा है, ये नट आपके पास आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड। ये नट अगर आप देखें ना, ये आउट ऑफ द बोर्ड मीन्स ये एक्सल से बाहर आएगा, एक्सल से क्या आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। तो ये अगर आप, लेकिन आपने याद रखना है कि आपने पहले प्लेन आइडेंटिफाई करना है। अब मेरे पास आर और एफ जो है ना, ये दोनों एक प्लेन में हैं, फोर्स और मूवमेंट आर्म दोनों एक प्लेन में है। यहाँ पे मेरे पास जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स और मूवमेंट आर्म ये एक्स वाई प्लेन में है, ये बोर्ड आपके पास ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो ये फोर्स आपके पास, देखें, आपके पास फोर्स जो है एक्स वाई प्लेन में है, क्योंकि ये रोटेशन आपके पास एक्स वाई प्लेन में है। देखें, ये रोटेशन आप ये टार्क रोटेट कर रहे हैं पैरेलल टू द बोर्ड, ये जो बोर्ड का प्लेन है इसके पैरेलल आप रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें, इस केस में मैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर रहा हूँ, मतलब
प्लेन की डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूं। तो इस केस में अगर आप देखें ना, तो इस केस में आप देखें जैसे आप इसको इस तरफ रोटेट करेंगे, ये आपके पास कौन सी डायरेक्शन है, ये आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने क्या करना है, एक है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये देखिए आर क्रॉस एफ में ये नट जो है ये आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। देखें आप इसको देख रहे हैं ना, ये देखिए बाहर की तरफ ये निकल रहा है, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन ऑफ टार्क जो है दैट इज अलॉन्ग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये देखें फिर मैं बता रहा हूं। अब फिर इसके बाद अगर मैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करता हूं, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन करता हूं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर ये नट जो है ना, अगर मैं इस तरफ रोटेट करूं तो ये नट इनटू द बोर्ड जा रहा है, ठीक है। तो मींस उसमें मैं क्या कर रहा हूं, आर क्रॉस एफ, ये आर क्रॉस एफ आपके पास ये डायरेक्शन, ठीक है। आर क्रॉस एफ ये डायरेक्शन मींस टार्क की ये डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड जो है, और फिर एफ क्रॉस आर जो है आपके पास टार्क की जो डायरेक्शन वो इनटू द बोर्ड है, ठीक है। तो आपने अब यहां से देख लिया कि हमारे पास जो टॉर्क है, ठीक है। आप देखें यहां से अगर हम ये, लेकिन पहले भी मैं बता चुका हूं कि आपके पास जो टार्क है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ, ठीक है। अब यहां से अगर इस डायग्राम से अगेन हम देखें तो थोड़ा सा मैथमेटिकली अब डिस्कस करते हैं इसको, कि अब देखें फोर्स ये पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म, राइट। और इस फोर्स को अगर आप इस डायरेक्शन को अगर आप देखें, फोर्स की डायरेक्शन को, तो यहां से मैंने इसको जरा वेक्टर डायग्राम के जरिए इसको एक्सप्लेन करने, तो देखिए ये आपके पास ये यहां से आप डायरेक्ट सीधा पिवट पॉइंट से सीधा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक ये आपके पास होगा मोमेंट आर्म। तो यहां से आप सीधा लाइन ये खींचें, ठीक है। तो ये आपके पास मोमेंट आर्म है, राइट। और फोर्स आपके पास इसको उठाएं, इस फोर्स को वेक्टर को उठा के इधर रख दें ऐसे, ठीक है। इधर रखें, जैसे डायरेक्शन उसकी है उस तरह आप उसको रख दें, दैट इज फोर्स, राइट। मोमेंट आर्म फोर्स, इसके दरमियान में जो एंगल है दैट इज थीटा, राइट। तो अब आर क्रॉस एफ, आर देखें रोटेट आर टुवर्ड्स एफ, पहले भी मैं बता चुका हूं। स्क्रू रूल भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे अगर आप स्क्रू रखेंगे, ठीक है, यहां पे अगर आप इस जहां पे दोनों वेक्टर्स के टेल कोइंसाइड कर रहे हैं, यहां पे अगर आप स्क्रू रखेंगे ना, तो स्क्रू को आर क्रॉस एफ का मतलब है रोटेट आर टुवर्ड्स एफ। जब आप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू को रोटेट करेंगे तो वो आउट ऑफ द बोर्ड जो है वो क्या करेगा, आएगा, उसकी लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी आउट ऑफ द बोर्ड। और फिर अगर आप रोटेट करें एफ क्रॉस आर, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स होगी, दैट इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये नट जो है फिर क्या होगा, टाइट होगा, ठीक है, अंदर की तरफ जो है वो ट्रेवल करेगा। तो आपके पास जब आप रोटेट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास नेगेटिव जेड एक्सिस। तो देखिए इससे पहले भी हम बता चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूट नहीं करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास कम्यूट नहीं करते हैं। अब देखें यहां से अगर हम देखें ना, तो इस डायग्राम पे अब इस चीज का ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये जो इंटरप्रिटेशन है ये इसकी है, इस डायग्राम की है या इस डायग्राम की, ठीक है। अब इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम भी कहते हैं। तो ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट इज पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, और ये आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये आपके पास जो जेड एक्सिस है वो आपकी तरफ होगा, ठीक है, ये इस तरह, ठीक है यूं। तो अब देखें यहां से आप देखें ये मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन, ये इस डायग्राम को मैं यहां पे ले रहा हूं, ये मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन देखें, ये आर मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन ये, ठीक है। इसी तरह फोर्स की डायरेक्शन अगर आप देखें ना, यहां से फोर्स हमारे पास इस तरह लग रहा है यूं, ठीक है। तो अब फोर्स यूं लग रहा है, तो अब आपने क्या करना है, फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला कंपोनेंट होगा पैरेलल टू द वाई एक्सिस, और दूसरा आपके पास ये कंपोनेंट होगा ये वाला पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्योंकि थीटा हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, आप देख रहे हैं थीटा यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, तो इसको आप इधर लिख दें, ये फोर्स, ठीक है। तो आपके पास फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी एफ वाई, राइट। और एफ वाई हमारे पास बराबर है, एफ वाई हमारे पास बराबर होता है एफ साइन ऑफ थीटा के, ठीक है। इसी तरह फोर्स का ये एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
ये एफ एक्स बराबर हो गया एफ कॉज ऑफ थीटा के। ठीक है, अब देखिए यहां से, अब इस डायग्राम से हम ये कह सकते हैं, अब आपने देखना है कि मूवमेंट आर्म और फोर्स का कंपोनेंट, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट जो है वो मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है। देखिए टॉर्क में हमेशा, हमने ये पहले पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि टॉर्क में हमारे पास जो इफेक्टिव कंपोनेंट है दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क हमारे पास, हम डिफाइन करते हैं आर इंटू एफ वाई, क्योंकि यहां पे हमारे पास जो इफेक्टिव कंपोनेंट है दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट। अब मैं बता रहा हूं आपको यहां पे कि एफ एक्स मेरे पास इफेक्टिव कंपोनेंट नहीं होगा, और इसकी रीजन और लॉजिक भी अभी मैं दूंगा आपको, लेकिन आपने पहले यहां देखना है कि आर इंटू एफ वाई, आपके पास इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आर इंटू एफ साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, और डायरेक्शन के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि डायरेक्शन आपने कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें, मैंने आपको बताया कि एफ एक्स जो है वो एफ कॉस थीटा के बराबर है, और ये हमारे पास इफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है, और ये हमारे पास इफेक्टिव कंपोनेंट है। ठीक है, अच्छा देखें अब देखें, मैंने आपको बताया ना कि मूवमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां से अगर हम देखें इस डायग्राम में, तो यहां से अब फोर्स के आपके पास, ये फोर्स की ये डायरेक्शन इस तरह ले लें, सपोज स्ट्रेट, तो ये आपके पास फोर्स, क्योंकि इस डायरेक्शन में आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से थीटा, ये आपके पास थीटा। ठीक है, तो फोर्स का आपका दो कंपोनेंट हो गए, ये वाला, ये वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। इसी तरह ये आपका एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखें एक्सिस ऑफ रोटेशन पिवट पॉइंट से, यहां से इस पॉइंट से लेके, अब ये अगर आप कंपोनेंट देखें, ये एफ वाई कंपोनेंट है, ये आपके पास है एफ वाई कंपोनेंट। तो इसके दरमियान मूवमेंट आर्म और फोर्स एफ वाई कंपोनेंट एफ वाई कंपोनेंट, फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसके दरमियान में एंगल 90 का बन रहा है। तो हम देखें, मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है, और हमने डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई यहाँ पे कर दिया है। तो इसलिए हम कहते हैं मूवमेंट आर्म को कि इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन और पिवट पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब अगर देखें ना, तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू R into Fy इज द इफेक्टिव कंपोनेंट, राइट, क्योंकि रोटेशन सिर्फ यही प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे। अब देखें ये प्रोड्यूस क्यों नहीं करता एफ एक्स, सवाल है। अगर आप देखें ना, तो ये जो एफ एक्स है, ये आपके पास ये मूवमेंट आर्म के क्या है, पैरेलल है। एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स दैट इज पैरेलल टू द मूवमेंट आर्म। तो दोनों के दरमियान में एंगल 0 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो आपके पास साइन 0 जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसलिए आपके पास जो एफ एक्स कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ये हमारे पास इफेक्टिव नहीं है बल्कि इनइफेक्टिव कंपोनेंट है, और ये कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करता। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास जो एफ एक्स कंपोनेंट था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स था, वो इफेक्टिव था। क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास जो इफेक्टिव कंपोनेंट है दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अब देखें टॉर्क हमारे पास अगर आप देखें ना, तो डिपेंड करता है कितनी चीज़ों पे, इट डिपेंड्स अपॉन मूवमेंट आर्म, फोर्स एंड थीटा। 3 चीज़ों पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम देखते हैं अब कि ये कैसे जो है डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब टॉर्क कि हम देखते हैं कि ये कौन सी चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आपके पास टॉर्क का इक्वेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, अब आर एफ साइन थीटा, अब आर एफ मीन्स अगर आप देखें, अगर आप मूवमेंट आर्म और फोर्स को कांस्टेंट रखें, सपोज अगर आप मूवमेंट आर्म और फोर्स को कांस्टेंट रखें, तो आपका जो टॉर्क है ये डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, थीटा पे डिपेंड कर रहा है।
देखिए कैसे, अब फॉर एग्जांपल मैं जी कहता हूँ ना कि टार्क हमारे पास विन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें आर और एफ को आप कांस्टेंट लें और साइन आपके पास आएगा 30 डिग्री। थीटा अगर दोनों मींस ये अगर आपके पास मोमेंट आर्म है और ये आपके पास फोर्स है, इन दोनों के दरमियान में अगर एंगल 30 डिग्री का बन रहा है सपोज, तो आपके पास यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करें, मोमेंट आर्म और फोर्स को आपने कांस्टेंट रखना है। तो आपके पास साइन ऑफ 30 ये बराबर हो गया 1/2 के। तो आपके पास आर एफ डिवाइडेड बाय 2 मीन्स यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टार्क इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू एफ, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये थीटा ले लें 90 डिग्री सपोज, अब ये जो फोर्स है, फोर्स और मूवमेंट आर्म के दरमियान में एंगल 90 का बन रहा है, ठीक है। जब फोर्स परपेंडिकुलर है मूवमेंट आर्म के, तो इस केस में कोई भी कंपोनेंट फोर्स का नहीं बनेगा, ठीक है। फोर्स अगर इस डायरेक्शन में मींस ना तो पैरेलल है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ना पैरेलल है अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो उस केस में फोर्स के कंपोनेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो आपके पास इस केस में अगर ये पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, तो इस केस में इसके कंपोनेंट जो है वो नहीं बन सकते, इसका टोटल जो इफेक्ट है इट इज अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब देखें यहाँ पे एंगल मेरे पास अब कितना है 90 डिग्री है, तो विन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब आप टार्क को कैलकुलेट करें, टार्क आठा विल बी इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास आएगा टार्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ। तो अब देखें टार्क यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है, यहाँ पे अब क्या है मिनिमम है, दैट इज हाफ ऑफ द आर एफ। आर मोमेंट आर्म और फोर्स जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। मींस कहने का मकसद ये है कि टार्क डिपेंड्स अपॉन थीटा। मोमेंट और फोर्स के दरमियान में जो एंगल है उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसी तरह अगर आप टार्क को देख लें, टार्क इज इक्वल टू, अगर आप एंगल ले लें 0 डिग्री, तो टार्क अगर आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लें, तो आर एफ इंटू साइन 0, तो साइन 0 आपके पास 0 के बराबर है, टार्क आपके पास इस केस में क्या होगा, 0 होगा। फिजिकली अगर आप देखें मीन्स अगर आप इस रेंज को इस तरफ खींचें, इस तरफ मीन पैरेलल टू द मूवमेंट आर्म अगर खींचे, तो इस केस में नट को आपने रोटेट करना है ना, खींचना तो नहीं है, तो इस केस में आपके पास क्या है, देयर विल बी नो रोटेशन, रोटेटरी मोशन नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप मूवमेंट आर्म के एंटी पैरेलल, ठीक है, अब इस डायरेक्शन में आप लग जाएं और इसको आप खींचे, तो अगर आपके मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन ये, ठीक है, और आप फोर्स को इस तरह यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। तो इस केस में भी आपके पास कोई भी रोटेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। रोटेशन कब मैक्सिमम है, जब आप फोर्स को बिल्कुल आप परपेंडिकुलरली अप्लाई करें। परपेंडिकुलरली मींस मूवमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बने, तो उस केस में आपके पास जो रोटेशन है दैट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम देख रहे हैं ना कि टार्क आपका डिपेंड करता है किस चीज़ पे, फोर्स पे डिपेंड करता है टार्क। सेकेंडली हम ये कहते हैं कि कैसे फोर्स पे डिपेंड करता है। तो आप देखें इस इक्वेशन को, टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। अब इस केस में हमने मूवमेंट आर्म और थीटा जो है वो कांस्टेंट रखना है, तो टार्क और फोर्स के दरमियान में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इफ थीटा एंड मूवमेंट आर्म आर कांस्टेंट। ये क्या हो, ये दोनों ये कांस्टेंट हो, ये दोनों कांस्टेंट हो, ठीक है। इसी तरह मींस टार्क डिपेंड्स अपॉन फोर्स, मैक्सिमम रोटेशन। शर्त ये है कि आपके पास थीटा और मूवमेंट आर्म क्या हो, कांस्टेंट हो। इसी तरह आपके पास टार्क बराबर है, अगेन हम ये कहते हैं कि आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो टार्क डिपेंड करता है किस चीज़ पे, मूवमेंट आर्म पे भी डिपेंड करता है। अगर आप फोर्स और थीटा को एंगल को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, तो टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट आर्म if theta and force are kept constant। अगर इसको आप कांस्टेंट रखें तो आपके पास मैक्सिमम टार्क क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब देखें, अब अगर आप देखें इसके अलावा अगर आप टार्क का यूनिट देखें, ठीक है, तो टार्क का जो हमारे पास एम के इस सिस्टम है,
ठीक है। तो अगर इस फार्मूले को देखें, अब हम देखते हैं यूनिट कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ टार्क। तो टार्क हमारे पास है R इंटू एफ, राइट। आपके पास जब एंगल 90 डिग्री हो तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम टार्क, फॉर एग्जांपल टाई इज इक्वल टू आर एफ, ये मैक्सिमम टार्क रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्वेशन। तो अब देखें मोमेंट आर्म का यूनिट हमारे पास है मीटर और फोर्स का न्यूटन, मीटर इंटू न्यूटन या न्यूटन इंटू मीटर, ये आपका क्या है टॉर्क का यूनिट होगा। कौन से सिस्टम में? एम के इस सिस्टम में, एम के इस सिस्टम में हमारे पास जो यूनिट है टॉर्क का वो है न्यूटन इंटू मीटर। और आपके पास सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में हमारे पास जो यूनिट ऑफ टॉर्क है सीजीएस सिस्टम है दैट इज डाइन DYNE इंटू सेंटीमीटर। आपने ये याद रखना है, सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ टॉर्क जो है वो डाइन इंटू सेंटीमीटर है। और डायमेंशन आपने इसका फाइंड आउट करना है, आसान तरीका है, तो आप पुट करें इसमें फार्मूला, ठीक है। चलो मैं फाइंड कर देता हूँ कि टार्क इज इक्वल टू R इंटू एफ। डायमेंशन आपके पास मोमेंट आर्म, इसको हम कैपिटल L, फोर्स ML T⁻⁻², तो आपके पास ML² T⁻⁻²। इसको आपने खुद ट्राई करना है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया फार्मूले से। डायमेंशन ऑफ टार्क और वर्क जो है वो क्या है, बराबर है। अक्सर MCQs में आ जाता है कि वर्क और के कौन कौन से अगर गिवन होता है कि वर्क गिवन होता है कि आप नीचे ऑप्शंस होते हैं कि इन ऑप्शंस में कौन सी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन वर्क के बराबर है। तो आपने याद रखना है कि टॉर्क और वर्क के डायमेंशन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब आखिर में एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, 5 मिनट का एक एग्जाम्पल है, उसको आपने गौर से देखना है, ठीक है। और वो लास्ट लेक्चर में बहुत जल्दी से मैंने किया था, वो टार्क से बिल्कुल रिलेट करता है, ठीक है। तो उसको अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आपके पास फॉर एग्जांपल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर और फोर्स हैं। जैसे आपके पास 3 डायमेंशनल सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ना कि मेरे पास है फोर्स, ठीक है, या सपोज आप लिख दें सबसे पहले R, मोमेंट आर्म लिख दें, ठीक है। मोमेंट आर्म आपके पास है 2I + 3J + 3K, ठीक है। ये आपके पास मूवमेंट आर्म है, ये वेक्टर है और ये इसके कंपोनेंट्स हैं। ये आप इसको देख लें, ये AXI प्लस, या सिंपल आप इसको यू भी लिख सकते हैं, RXI प्लस RYJ प्लस RZK, ठीक है। इसी तरह आपके पास फोर्स है, फोर्स उसके कंपोनेंट्स हैं 3 डायमेंशनल सिस्टम में, वो है IJ प्लस K, ठीक है। तो इसको आप देख लें, ये FXI प्लस FYJ प्लस FZK, ठीक है। तो FX यहाँ पे 1 है, FY यहाँ पे 1, FZ यहाँ पे 1, यहाँ पे RX2, RY 3 और RZ हमारे पास ये भी 3 है, ठीक है। अब हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, ये मेरे पास स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो यहाँ से आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, R क्रॉस F। सो R क्रॉस F, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स, ये बराबर होता है टॉर्क है। अब हमारे पास डेटा ये गिवन है, ठीक है। अब इस डेटा से हमने टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपको पता ये भी है कि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू मूवमेंट आर्म। हमेशा आपके पास टॉर्क मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर होगा एंड टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे R क्रॉस F को, टॉर्क R क्रॉस F को सिंपल तरीके से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको लेके I J, ये आपके पास K, ठीक हो गया। तो आप इसको जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे क्लोज कर दें, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास आएगा RX, I के नीचे RX,
ये वाला टर्म, ठीक है, आर एक्स, क्योंकि आर क्रॉस बी, पहले इसके आर के कंपोनेंट्स आपने यहाँ पे लिखने, आर एक्स, यहाँ पे आर वाई और यहाँ पे आर जेड। इसी तरह एफ, तो फोर्स के कंपोनेंट एफ एक्स, ये एफ वाई, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये एफ जेड हो गया, ठीक है। तो इसके पैरेलल आप इस तरह लिख दें, आर एक्स आर वाई और ये आर जेड, पैरेलल आपने लिखने हैं, ठीक है। इसी तरह इसके भी पैरेलल लिख दें, आर एक्स, आपने भी गौर करना है, मुझसे गलती हो सकती है, ठीक है, आप जरा गौर करें, इसको पैरेलल ऐसे लिख दें, आर एक्स आर वाई और ये आर जेड। इसी तरह इसके भी पैरेलल यहाँ पे लिख दें, एफ एक्स, एग्जैक्ट इसके नीचे एफ एक्स एफ वाई और ये आपके पास एफ जेड। इसी तरह यहाँ पे भी लिख दें, एफ एक्स एफ वाई और ये आपके पास एफ जेड। आपने देखना है कि स्पेस आपने बराबर लेनी है, ये स्पेस और ये इस तरह ये स्पेस, सारी स्पेसिंग आपने बराबर लेनी है, तो फिर कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप देखें इसको, ये आपके पास आई जो है ना, ये आपके पास यूँ, इसको आप ये अब आप आई जो है ना, आप देखें आई में आपके पास कंपोनेंट आएंगे, आई जो है ना ये परपेंडिकुलर है जेड और वाई के, तो आपके पास ये वाला ये, अब आपने यहाँ पे लिखना है आई इंटू, अब यहाँ पे ये वैल्यूज भी लिख देते हैं ना साथ साथ, ये आर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये 3, आर वाई की वैल्यू यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, 2 3 3, यहाँ पे भी आप लिख दें इसी तरह 2 3 3, यहाँ पे भी 2 3 और 3, और ये आपके पास एफ एक्स 1 एफ वाई 1 और एफ जेड 1, तो ये 1 ये भी 1 1, इसी तरह ये 1 1 यूँ, ठीक है। तो अब आप देखें, आप आई लिख दें यहाँ पे आई, और ये प्रोडक्ट में आर जेड और एफ वाई, प्रोडक्ट में आर जेड इंटू एफ वाई, आर जेड ये जेड है, ठीक है, आर जेड इंटू एफ वाई माइनस यहाँ आएगा एफ वाई इंटू, देखें एफ वाई इंटू आर जेड आएगा, सॉरी आप इधर देखें ना, यहाँ पे अगर आप देखें ना यूँ आई के आपके पास ये, तो ये आपके पास आर वाई एफ जेड, तो यहाँ पे आप लिख दें आर वाई, यहाँ पे आर जेड था तो यहाँ पे आर वाई, ठीक है, और यहाँ पे एफ जेड, ठीक है, आर जेड एफ वाई माइनस आर वाई एफ जेड प्लस जे। आप देखें इसको इधर ऐसे, तो ये आई, अब ये जे है, तो जे के परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स और क्या होते हैं जेड होते हैं ना, तो इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। तो ये देखें आर एक्स एफ जेड आई जे इंटू ये आर एक्स माइनस सॉरी आर एक्स एफ जेड माइनस ये, आप इधर देख लें जे वाला, ये आर जेड और ये एफ एक्स, तो ये आर जेड और ये एफ एक्स और प्लस इसी तरह के, तो ये आप देखें इसको यू, तो यहाँ पे ये आर वाई और एफ एक्स प्रोडक्ट में आएंगे, तो ये आर वाई एफ एक्स माइनस यहाँ से आप देखें ये आर एक्स और एफ वाई माइनस आर एक्स और आपके पास एफ वाई। अब आसान हो गया काम। अब देखें यहाँ से आपने ये आपका पास, अच्छा देखिए यहाँ पे अब हमारे पास आर जेड एफ वाई, तो आप देख लें यहाँ पे कि आर जेड की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 3, तो यहाँ पे 3 पुट करें। इसी तरह एफ वाई आप देख लें, एफ वाई की वैल्यू यहाँ पे जे का कोफिशिएंट 1, ठीक है, तो यहाँ पे अब 1। इसी तरह आपके पास आर वाई आपके पास 3 इंटू माइनस 3 इंटू 1 प्लस जे इंटू आर एक्स इंटू एफ वाई 2 इंटू 1, यहाँ पे आप आर एक्स देख लें, आर एक्स आपके पास 2, ठीक है। इसी तरह एफ जेड आपके पास 1, इसी तरह कर करके आपने ये वैल्यूज पुट कर लेनी है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अगर देखें 3 माइनस 3 ये 0 जे, तो यहाँ पे आपके पास आया ये 0 आई और यहाँ पे ये -2 माइनस 3 दैट इज़ -1 जे और ये आपके पास +1 के, तो ये आपके पास टॉर्क आया, ठीक है। अब देखें, अब हम देखते हैं कि टार्क, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है कि टार्क इज परपेंडिकुलर टू मोमेंट आर्म, ठीक है।
और टार्क इज परपेंडिकुलर टू फोर्स। इसको हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, हम टार्क का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं मूवमेंट आर्म के साथ। इधर अगर हम देखें सो टार्क डॉट सी, टार्क डॉट मूवमेंट आर्म, टार्क का डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, मूवमेंट आर्म के साथ। तो टी डॉट आर, तो ये आपके पास, अब देख लें टार्क आपके पास है माइनस जे प्लस के, और ये डॉट आपके पास मूवमेंट आर्म, तो मूवमेंट आर्म आपके पास इसका ये 2i 3j प्लस 3 के, यहाँ पे लिख दें 2i प्लस 3j और प्लस 3k, ठीक है। तो आप यहाँ से देखें j डॉट आई ये परपेंडिकुलर होते हैं, j यूनिट वेक्टर और i यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह j डॉट के ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो सिर्फ आपका ये टर्म रह जाएगा, ये -1 माइनस जे इंटू ये माइनस जे इंटू डॉट 3j, तो ये आपके पास -3 आ जाएगा, ठीक है, -3। और यहाँ से k डॉट आई 0, फिर k डॉट j 0, फिर k डॉट k आपके पास 1 होता है, ठीक है, j डॉट j 1 और k डॉट k आपके पास 1, तो ये 1 इंटू इसका कोफिशिएंट 3, तो ये आपके पास -3 प्लस 3, तो -3 प्लस 3 आपके पास 0 आया। देखें आप टा डॉट r इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है अगर आपके पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमने परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसी तरह हमने देख लिया कि टार्क जो है वो फिजिकली हमारे पास मोमेंट आर्म के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपने इसी तरह टार्क और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ये आपने खुद करना है, टार्क और फोर्स का आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, वो भी आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपके पास टार्क परपेंडिकुलर है मोमेंट आर्म और फोर्स के। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी सेशन में अपने टीचर से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।